नमस्ते, मैं डॉक्टर इरशाद पठान। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे सबसे मुख्य कारण जो हार्ट की बीमारी के सामने है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब कि हार्ट के नसों के अंदर का प्रेशर या कोई भी वेसल के अंदर का प्रेशर। तो जो हमारा हार्ट होता है ये एक सेंट्रल ऑर्गन है। ये हमारे बीचों बीच में यहाँ पर हमारे मुट्ठी के साइज का रहता है और ये हमारे चेस्ट में इस तरह पर्याप्त मात्रा में कंटिन्यू पंपिंग करते रहता है। अब ये जो हार्ट है इसके अंदर कुछ चेंबर्स है जिसको हम फोर चेंबर्स ऑफ द हार्ट बोलते हैं। सबसे मेन चेंबर रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। ये लेफ्ट वेंट्रिकल के चेंबर के अंदर जो ब्लड आता है उसको वो पंप करते रहता है, जो कंटिन्यू पंप होते रहता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर बनता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के वजह से बनता है। ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन बीमारी है। ये सोसाइटी में इतनी कॉमन है कि बोला गया है कि 1/3 जनता को ब्लड प्रेशर है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1/3 हम डायग्नोस कर रहे हैं, 1/3 हम डायग्नोस कर रहे हैं। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डाटा है जिसने हमको 1/3 का रूल समझाया, जिसको हम टिप ऑफ आइसबर्ग बोलते हैं। सिंपल लफ्जों में समझा जाए तो ये बीमारी बहुत कॉमन है। अगर हम सबका बीपी नापते रहे, रोड पे जो मिल रहा है या फिर ग्राउंड पे जो मिल रहा है, सबका अगर बीपी हम चेक करते रहे तो ऑलमोस्ट 1/3 लोगों को बीपी निकल जाएगा। तो ये इतना कॉमन है। आपको हम सच्चाई बताएं तो जब हम एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, हमें फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में सबसे पहला जो फिजियोलॉजी का क्लास है उसमें बीपी लेना सिखाया जाता है। तो हम बीपी इस माध्यम से लेते हैं कि अपने हाथ के ऊपर एक प्रेशर कफ लगाया जाता है और वो प्रेशर कफ को हम हाथों से इन्फ्लेट करते हैं। या आपने कॉमनली देखा होगा कि डॉक्टर के पास जाने के बाद वो बीपी के मशीन के साथ पंप किया जाता है। तो यहाँ प्रेशर मशीन लगाई जाती है, एक वेलक्रो का एक प्रेशर बैग लगाया जाता है और उसका आउटसाइड एक पंप रहता है जो डॉक्टर साहब प्रेस करते रहते हैं। अब देखा जाता है कि जो नसें हार्ट से निकल रही है, ये हार्ट की तरफ से एक नस राइट हैंड में जाएगी, एक नस लेफ्ट हैंड में, दो सिर में और दो पैरों की तरफ। तो जो हाथों में जो नस जा रही है, जो एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी नाम है जिसका, उस प्रेशर से, उतने प्रेशर से वो आर्टरी को बंद किया जाता है। जिस समय जब वो बंद करते हैं तो हाथों में दर्द और प्रेशर पेन फील होता है। उस समय ये नस का फ्लो बंद हो जाता है। मतलब अगर इसमें 120 का प्रेशर है तो वो 140 पे वो प्रेशर से बंद हो जाएगी नस, उसमें फ्लो बंद हो जाएगा। इसीलिए हम जब ब्लड प्रेशर गिनते हैं तो दर्द होता है। अब ये नस बंद हो जाने की वजह से हाथ थोड़ी देर के लिए बधिर होता है और उसमें पेन होता है। हमने जो प्रेशर बढ़ा है वो 140 का, तब नस बंद होगी। फिर उसको धीरे धीरे हम प्रेशर कम करते हैं, 130, 125, 120। तो जब हमें देखते हैं कि 120 पे हमारे हाथ की जो नाड़ी है उसमें ब्लड आना चालू हो गया, वो फील होना चालू हो गई, स्टेथोस्कोप से उसका साउंड आना चालू हो गया, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो प्रेशर पे आपकी नस बंद हो जाती है वो आपके हाथ के अंदर का प्रेशर है। ये सिंपल इक्वेशन आपको समझ में आ गया। अब जिस भी व्यक्ति का सपोज 150 का प्रेशर है, उसको हम 150 के ऊपर जब लेकर जाएंगे तब उसकी नस बंद होगी, और जब हम धीरे धीरे उसको कम करेंगे तो 150 के आंकड़े पे उसकी नस चालू होगी। मतलब उसके पाइप के अंदर 150 का प्रेशर है। अब जब हम बात कर रहे थे कि ये चेंबर से प्रेशर बन रहा है, ये चेंबर प्रेशर बना के हमारे सभी हाथों में लेकर जा रहा है, पैरों में लेकर जा रहा है, ब्रेन में लेकर जा रहा है। तो पूरे बॉडी के ऑर्गन में प्रेशर बना हुआ है। हम गिन हाथों से सकते हैं, पैरों से सकते हैं, बाकी कोई नसों में हम लोग प्रेशर मैनोमीटर लगा के नहीं गिन सकते, सिर्फ हाथ और पैर की नसों पे। वो प्रेशर से हम बढ़ाकर देखते क्या प्रेशर पे वो नस बंद हो रही है, वो हम बीपी लेबल करते कि ये पेशेंट को बीपी है। अब ये बहुत जरूरी है समझना कि बीपी का इलाज क्यों करना है। बिकॉज जब तक आपको व्हाई नहीं पता है, जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं है, तब तक आप दवाई नहीं लोगे या उसे ट्रीट नहीं करोगे। तो व्हाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको समझाता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज से। कभी आपने देखा है कि कोई माली अगर पानी डाल रहा है और एक मोटर के थ्रू वो पानी डाल रहा है पाइप से, किसी शरारती बच्चे ने वो मोटर के पाइप के ऊपर पैर दे दिया तो मोटर आवाज करना चालू कर देगी। तो जब हम पाइप से प्रेशर देते हैं, अंगूठे से उसको दबाते हैं, तब भी प्रेशर बढ़ जाता है मोटर का। या किसी ने वो पाइप के ऊपर पैर रख दिया तो मोटर का आवाज बढ़ जाता है। इसका मतलब जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट का जो चेंबर है जिससे वो प्रेशर बन रहा है उसमें प्रेशर बनेगा। सिंपल। तो जब ये हार्ट 120-80 का प्रेशर बनाने के लिए मशीन तैयार की गई है खुदा की तरफ से, इस पाइप में अगर 150, 160, 170 का बीपी आ रहा है तो इस चेंबर पे प्रेशर आएगा। सिंपल।
तो जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, और इसका अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये चेंबर का साइज थिक होगा, ये वॉल थिक होगी, क्योंकि इस वॉल के टेंशन की वजह से इसको प्रेशर बनाना है। मैं सिंपल और समझाता हूं कि इसमें अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वही ब्लड प्रेशर हमारे चेंबर के अंदर के वॉल के ऊपर तनाव लेवल करेगा और ये वॉल थिक हो जाएगी। ये एग्जांपल है इसलिए कि अगर हम रोज डंबल मारेंगे, वेट उठाएंगे, तो हमारे बॉडी बिल्ड होगा। एक पोलियो वाला आदमी व्हीलचेयर का चक्का चलाते रहेगा तो उसका हाथ जाड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, पैर दुबले दुबले रहेंगे। तो जब भी हमारे ऊपर प्रेशर आता है, हाथों के ऊपर डंबल का या चेंबर के ऊपर प्रेशर आएगा, तो ये वॉल थिक हो जाएगा, ये दीवार थिक हो जाएगी। अब ये दीवार थिक होने से नुकसान क्या है कि इसका प्रेशर इनडायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम पे आएगा, तो लेफ्ट एट्रियम डायलेट हो जाएगा। ये लेफ्ट एट्रियम डायलेट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगा। यहां तक ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली 5-10 साल गुजरने के बाद जब ये दीवारें थिक होगी तो ये नसों के अंदर भी प्रेशर आएगा, और ये नसों के जब अंदर प्रेशर आएगा तो ये नसों के अंदर ब्लॉकेजेस आना चालू हो जाएगी। मैं सिंपल से समझाता हूं कि ये जो बड़ी पाइपलाइन है, बड़ी पाइपलाइन को बड़ा प्रेशर हैंडल होता है, छोटी पाइपलाइन को बड़ा प्रेशर हैंडल नहीं होता। 20 mm की पाइप को 180 का प्रेशर हैंडल हो सकता है, लेकिन 3 mm की पाइप को 180 का प्रेशर हैंडल नहीं होगा। कुछ साल बीतने के बाद ये जो नसों के अंदर की लाइनिंग है वो ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज होते चली जाएगी। अगर ये लाइनिंग डैमेज होते गई तो उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते चले जाएगा। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के साथ साथ वो कोलेस्ट्रॉल की वो वॉल थिक हो जाएगी और उसका ल्यूमेन छोटा हो जाएगा। तो जब इस नसों का ल्यूमेन छोटा हो जाएगा, मतलब वो पाइपलाइन के अंदर की लाइनिंग के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते होते उसका ल्यूमेन थिक हो जाएगा, तो वो फ्रिक्शन बनाएगा। अब जब ये फ्रिक्शन बनाएगा तो ऐसा समझो कि इस पाइप के अंदर की लाइनिंग में एक फुंसी आ गई। वो फुंसी जो हमारे चेहरे पे पिंपल जैसी रहती है, वो फुंसी आ गई, और वो फुंसी थिक होते 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 एक दिन वो फुंसी फूट गई। तो इनर लाइनिंग अगर इसकी अथेरोस्क्लेरोसिस फूट गया तो वहां पे क्लॉट जम जाएगा। क्लॉट यानी कि खून का थक्का। जैसे ही क्लॉट बनेगा तो वो नस बंद हो जाएगी, उस व्यक्ति को उस समय अटैक आएगा। अब वो अटैक कितना सीवियर होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सी नस कितने ऊपर ब्लॉक हुई है और कितनी बड़ी नस है। सेम प्रिंसिपल हम ब्रेन में लगाते हैं। ब्रेन की नसें भी 3-4 mm के जैसे ही पतली होती है। ये बड़ी पाइपलाइन बड़ा प्रेशर हैंडल करेगी, ब्रेन की छोटी पाइपलाइन बड़ा प्रेशर हैंडल नहीं करेगी। तो कुछ साल होने के बाद ये ब्रेन की पाइपलाइन के अंदर ब्लॉकेजेस आना चालू होंगे। एक दिन वो ब्लॉकेज यानी फुंसी फूटेगी, वहां खून का थक्का जमा होगा और लकवा आएगा। लकवा यानी स्ट्रोक। तो अगर ये पार्ट डैमेज हुआ तो उसका उल्टा भाग यानी हाथ और पैर लूला पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एरिया डैमेज हुआ है। अगर सिर्फ चेहरे वाला एरिया डैमेज हुआ है तो चेहरा लकवा मारेगा, हाथ और पैर का लकवा मारा है तो हाथ और पैर, और अंदर अंदर मारा है तो पूरा लेफ्ट हाथ और लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से कोमा में जा सकता है या बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो ये दो बीमारी जानलेवा है, हार्ट अटैक और मेजर लकवा। अब आप बताओ कि सिंपल शुरुआत कहां से हुई थी? ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर की वजह से इनर लाइनिंग डैमेज हुई, इनर लाइनिंग डैमेज होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, फुंसी तैयार हुई, फुंसी फटी और खून का थक्का जमा, और अचानक अटैक या लकवा आया। तो ये दो बड़ी बीमारी है जिसके साथ हम जूझ रहे हैं, और आए दिन ये पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, ये कभी कम नहीं हुए सोसाइटी में। रीजन ये है कि एज अ डॉक्टर हम इसका ट्रीटमेंट तो जानते हैं, इसका इलाज जानते हैं। लकवा और हार्ट अटैक का इलाज हम रात दिन कर रहे हैं। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं एंजियोप्लास्टी रात दिन कर रहा हूँ। बट हम चाहते हैं कि इसको कैसे प्रिवेंट करें। तो प्रिवेंशन का माध्यम सिंपल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, शुगर कंट्रोल करना, नियमित आहार लेना। और इसके बारे में हम हर चैनल के बारे में हर एक एपिसोड में आपको हम डिटेल में बताएंगे। आज इस एपिसोड को हम सिर्फ ब्लड प्रेशर तक सीमित रखते हैं। तो मैं बता रहा था कि ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन बीमारी है, इससे बहुत जानलेवा बीमारी पैदा होती है जैसे कि हार्ट अटैक, लकवा। लेकिन फिर हम इलाज क्यों नहीं करते? इलाज इसलिए नहीं करते क्योंकि ये साइलेंट किलर बोला जाता है। साइलेंट किलर का मतलब ये है कि ये आपको एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल में नहीं मारता। ये हार्ट अटैक आके मारता है, ये लकवा ला के मारता है। ब्लड प्रेशर खुद से कोई मेजर बीमारी नहीं दिखाता। हमारे पास पेशेंट आते हैं, साहब मेरे पास तो 180 का, 200 का बीपी चल रहा है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। हम भी बोलते हैं बिल्कुल सही बात है, आपको तकलीफ होगी भी नहीं साहब। रीजन ये है क्योंकि ये साइलेंटली आपके बॉडी में इतने सालों से पनपते आ रहा है।
जब कोई बीमारी क्रॉनिकली होती है, मतलब बहुत समय से आपके बॉडी में चल रही है, बीपी बढ़ रहा है, तो आपको वो बीपी से कोई मेजर परेशानी नहीं होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीपी थोड़ा बढ़ गया, सपोज़ 180 का 190 या 180 का 200 हो गया, तो आपको हेडेक होगा, आपको चक्कर आएगा, आपको मचलाहट होगी, आपके आँखों से थोड़ा धुंधला दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बैठ जाऊँ, आपको थकावट लगेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बट ये बीमारी और ये लक्षण तो बहुत सारे कॉमन है। लोगों को लगता है कि आज मैंने खाना कम खाया, मैं बरोबर सोया नहीं, मैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे शायद बुखार है। तो इस वजह से ये सिम्पटम ओवरलैप होता है और देखते ही देखते ब्लड प्रेशर की बीमारी अनडायग्नोस रहती है। इसीलिए मैंने बोला था 1/3 का रूल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर है ये पता ही नहीं चलता। तो मैं हर पेशेंट को ये बोलता हूँ, पहले तो आपको समझना है कि आपको बीपी है। जब तक आपको नहीं समझेगा कि आपको बीपी, आप उसका इलाज नहीं करोगे। क्योंकि इसके बारे में बहुत मिथ है, लोगों को लगता ही नहीं कि उनको बीमारी है। लोगों को लगता है कि ये बीपी अचानक बढ़ गया, अचानक कम हो जाएगा, बट बीपी ऐसा नहीं रहता। हाँ, कुछ पेशेंट को बीपी अचानक होता है, जैसे यंग पेशेंट। सपोज मेरे पास 25 साल का पेशेंट आया, उसको मैंने देखा उसका बीपी 150 है और उसका धड़कन 110 का चल रहा है। मैं उसको बुलाता हूँ, उसको बोलता हूँ, भाई साहब थोड़ा देर शांत बैठो, आपको तकलीफ क्या है बताओ, मैं नोट्स डालता हूँ, आप 5 मिनट और बाहर बैठो, मैं 5 मिनट के बाद चेक करूंगा। इससे क्या होता है कि वो जो डर गया था, वो डरा हुआ पेशेंट का बीपी थोड़ी देर के बाद कम होता है। फिर मैं जब चेक करूंगा तो उसका 130 120 बीपी आ जाएगा। तो हम कुछ पेशेंट को लेबल करते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में। व्हाइट कोट मतलब सफेद कोट के पास आने के बाद बीपी बढ़ जाता है। सफेद कोट यानी डॉक्टर के पास, डॉक्टर के चेंबर के जाने के बाद उसका बीपी बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, खासतौर पे ये देखा गया है यंग लोगों में, यंग फीमेल में, या फिर मिडल एज लेडीज में भी। तो जो पेशेंट डॉक्टर से ज्यादा डरते हैं, डॉक्टर क्या बता देगा, बड़ी बीमारी बता देगा या नहीं बता देगा, वो हमारे पास ऑपरेशन की बात करेगा या खर्चा बढ़ा देगा या बहुत ब्लड टेस्ट करा देगा, उसके दिमाग में बहुत अगर चलते रहा तो उसका बीपी थोड़ी देर के लिए बढ़ता है। इसका इलाज एक ही है कि पेशेंट से अच्छी बात करना है, उसको समझाना है, उससे पूछना है और उसको थोड़ा टाइम देना है। उसके एक रीडिंग पे इलाज नहीं करते हम लोग। उसका एक रीडिंग के बाद उसको 5 मिनट फिर बिठाते हैं, फिर लेते हैं, फिर हमको डाउट रहा तो फिर 5 मिनट बिठाते हैं, फिर लेते हैं। उस पेशेंट को हम कम से कम 4-5 बार रीडिंग लेते हैं और एक 5-5 मिनट के इंटरवल में या फिर दोस्ती यारी वाली बात करते हैं या फिर रेस्ट करा के उससे पूछते हैं। हमको ये देखना है कि उसका जो हार्ट रेट 110 120 आ रहा था वो कम हुआ क्या, उसका डर कम हुआ क्या, और उसका बीपी कम हुआ क्या। अगर मुझे लगता है कि उसका बीपी मेरे डर की वजह से है या डॉक्टर की वजह से व्हाइट कोट हाइपरटेंशन हो रखा है और वो कम होते जा रहा है, तो उसको हम गोली नहीं देते बीपी का। उसको हम बोलते हैं कि ठीक है, एक 10 दिन ये वाला कुछ मेडिसिन ले लो, इसके बाद 10 दिन के बाद दिखाना। 10 दिन के बाद फिर से वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है, उसका बीपी कंट्रोल होता है, फिर हम उसको दोबारा चेक करते हैं। और उस समय अगर उसका बीपी कंट्रोल रहा तो उसको हम दवाई नहीं देते। तो हम डायग्नोस कैसे करते हैं कि किसको बीपी हो सकता है नहीं हो सकता। अधिकतर पे देखा गया है कि जो व्यक्ति मोटा है, यानी कि जिसका वजन ज्यादा है, जिसका बीएमआई 25 के ऊपर है, जो व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, जिस व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसका पेटी बाहर निकला हुआ है, जिसका पुराना हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर का, और जिसका स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, मतलब सीधा सीधा बीपी 160 170 180 आ रहा है, उसका एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग ईसीजी और इको का भी सहारा लेते हैं। ईसीजी में अगर चेंजेस दिख रहे हैं एलवीएच के, इको में जो मैंने बताया कि एलवीएच के चेंजेस दिख रहे हैं या एलए डायलेटेड है और उसको पहले से बीपी की गोली चालू है, तो उसको बीपी है। ऐसे पेशेंट को हम सिंसियरली बताते हैं कि भाई साहब आपको बीपी का गोली लेना चाहिए। अगर आप ये बीपी का गोली नहीं लोगे तो एक दिन आएगा आपके ब्रेन की नस में तकलीफ हो जाएगी या हार्ट की नस में तकलीफ हो जाएगी, और ये दो बीमारी आपको बहुत मुश्किल में डालेगी। ये सिर्फ ये बीमारी के बारे में हम डराने वाली बात नहीं, लेकिन आंखों का पर्दा भी जाता है, लोगों की आंखें भी जाती है, लोगों के लंग्स में ब्लीडिंग हो सकता। किडनी फेलियर एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है, लेकिन वो भी एक साइलेंट किलर के जैसा ही है। आपका क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ते चले जाएगा। 2 4 5 साल के बाद क्रिएटिन इतना बढ़ेगा कि आपका किडनी फंक्शन पूरा चला जाएगा। अगर आपके किडनी फेल हो जाती है बीपी की वजह से, तो अल्टीमेटली डॉक्टर साहब आपको डायलिसिस पे डालेंगे। डायलिसिस अपने आप में एक बहुत मुश्किल वाला दौर रहता है पेशेंट के लिए, कि हर 2 से 3 दिन में डॉक्टर की मुलाकात करो, डायलिसिस करो, 4 से 5 घंटे का सेशन करो। तो जब हमको पता है कि इतनी मुश्किल आने वाली है,
क्योंकि एक डॉक्टर पेशेंट की जिंदगी समझता है, उसको फ्यूचर देखता है। अगर आप अपना फ्यूचर नहीं देख रहे तो डॉक्टर की नजरों से देखो, उसको पूछो कि मेरे लिए बीपी कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। तो जो मैंने इस चैनल के माध्यम से इतना डिटेल में बताया, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ भाई। मुझे ये समझाना है आपको कि आपका बीपी कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। अगर आप यहाँ तक समझ गए और आपने ये चैनल यहाँ तक देखा है कि आपका बीपी करना कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, तो आगे हम बात करेंगे कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन क्यों करना जरूरी है ये समझना बहुत जरूरी है।